ये बात लास्ट क्लास में हमने लिख ली थी, बट एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये बताओ, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? बताओ। सप्लाई और क्वांटिटी के साइन पे। नहीं, डिमांड इक्विलिब्रियम के साइन पे। नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस का पूछ रहा हूँ। कब इंक्रीज होगा? जब होगी एक्सेस डिमांड या सप्लाई बढ़ेगी? एक्सेस डिमांड। हाँ, एक्सेस डिमांड। और इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज कब करता है? बोलो। इफ एक्सेस सप्लाई। तीसरा, इक्विलिब्रियम, ये बातें भाई एक बार जरा फिर से नोट कर लो। मैं थोड़ा सा लेवल आज बढ़ाना है मुझे अब, क्योंकि बेसिक चीजें तो हमने कर ली हैं। अब हमें थोड़ा लेवल बढ़ा के चीजों को समझना है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये साइन वर्ड पे आज थोड़ा और ज्यादा जोर हमें देना है, क्योंकि अब तक डिमांड और सप्लाई सेम डायरेक्शन में चलते थे। आज हम नई बात करेंगे कुछ। तो जरा सब लोग जो बाद में भी आ रहे हो, फटाफट से ये बात लिखो या स्क्रीनशॉट लो अगर लेट आए हो अभी तो। क्योंकि आज जो हमने काम करना है, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें हम डायग्राम बनाए बिना ही आंसर दे देंगे। इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, बगैर आंसर बनाए। वो बात अलग है कि मैं सेफ्टी के लिए सबको कहता हूं, नहीं, तुम डायग्राम भी बनाओ और दिमाग भी चलाओ, ताकि क्रॉस चेक हो जाए हमारा आंसर सही है या गलत। ये 3 पॉइंट सबने लिख लिए। मैं फिर पेज चेंज कर रहा हूं। अब हमें कुछ और बातें अब करनी है। तो क्वेश्चन लिखो, शो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इफ, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डिमांड इंक्रीज बट सप्लाई डिक्रीज साइमल्टेनियसली। तो अगर तुम ध्यान से देखो, एक साइन अप जा रहा है, एक साइन माइनस जा रहा है। पिछली क्लासों में जो किया था ना, एक बार दिखा भी देता हूं तुम्हें क्वेश्चन, पिछली क्लास वाला, एक सेकंड में देखो। बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज करा था हमने, और क्या करा था, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज करा था, यानी उनके साइन सेम डायरेक्शन में थे पिछली क्लास में। और आज देखो, एक साइन ऊपर जा रहा है, एक साइन नीचे जा रहा है, बट तरीका वही यूज होगा जो पिछली बार था। क्योंकि पावरफुल परसेंटेज किसकी है, क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया। जिसको कंफ्यूजन हो रही हो वो नोट करके लिख सकता है कि जब भी इस टाइप के केसेस हों, तो परसेंटेज ज्यादा किसकी रखनी है हमें। तो 3 केस बनते हैं, एक बार डिमांड को ज्यादा परसेंटेज दे दो, एक बार सप्लाई को ज्यादा परसेंटेज दे दो, एक बार दोनों को बराबर परसेंट दे दो। हमेशा हम 3 करते हैं, और आज भी फिर 3 केसेस ही करेंगे। वी कैन हैव 3 केसेस। फर्स्ट, डिमांड इंक्रीज 40%, सप्लाई डिक्रीज 10%। सेकंड,
डिमांड को 10% दे दो, सप्लाई को 40% दे दो। थर्ड, डिमांड को भी 10% दे दो, सप्लाई को भी 10% दे दो। ये बात सब लोग लिख लो। मैंने बोली थी ओरल, फिर बोल रहा हूं, जब दोनों साइमल्टेनियस चेंज हो, साइन तो जो है वो बात अलग है, जो प्लस है या डिक्रीज है वो तो हम लगा देंगे, पर परसेंटेज एक बार तुम्हें डिमांड को ज्यादा देनी है, एक बार सप्लाई को ज्यादा देनी है, यही वर्ड्स लिख लो मेरे जो मैं बोल रहा हूं, और तीसरी बार दोनों को बराबर बराबर परसेंटेज देनी है। बोलो, ये तक लिख लिया सबने? जो बाद में आए हो भाई जरा एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी एक पेज ये हमारा पहले हम कर चुके हैं, जो कि वैसे नई बात नहीं है। प्राइस बढ़ता है एक्सेस डिमांड में, प्राइस घटते हैं एक्सेस सप्लाई में। क्वांटिटी क्या करेगी ये डिपेंड करता है साइन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आज हम ये बात को इस क्वेश्चन में मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा सबने दिमाग चलाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम बैठ के सिर्फ कॉपी करो यहाँ पे, क्योंकि वो कच्चा काम है, पक्का काम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ तुम बगैर डायग्राम बनाए ही ये आंसर कर डालो, इतना हम अपने दिमाग को तेज कर सकें, लॉजिक दिमाग में अच्छे से बसा सकें एकदम। तो क्या लगता है किसी को? डायग्राम नहीं बनाओ, मुझे ऐसे ही ओरल बताओ, ये हिंदी पढ़ के बस, ये जो सामने शॉर्टकट लिखा है, एक्सेस डिमांड चल रही है या एक्सेस सप्लाई चल रही है? बताओ। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, इन ऑल सर केस एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस तो इंक्रीज होगा, ये बात तो पक्की है। मैं सेकंड पेज पे लिख देता हूँ, अभी मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आंसर नहीं लिख रहा, ये मैं रफ एनालिसिस कर रहा हूँ। डिमांड डिक्रीज, डिमांड हो रही है हमारी इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज। तो एक बात तो समझ आ रही है मुझे, एक्सेस डिमांड जिससे इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, एक बात कंफर्म हो चुकी है। अब क्वांटिटी क्या करेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या करेगी? तो पढ़ो, मैंने अभी तुम्हें लिखवाया है, वो डिपेंड करेगा साइन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सब लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखना। 3 केस हैं हमारे सामने। पहले केस में डिमांड का साइन कितना है? पढ़ो, डिमांड का साइन बताओ क्या है, +40 या -40? बताओ। सब +40। सप्लाई, सप्लाई का क्या है? -10। हाँ, तो लिखो +40 और सप्लाई का है -10। जरा दोनों को ऐड करके बताना नेट क्या आया, नेट क्वांटिटी। +40 सब +30। +30। ठीक है। अब सेकंड केस बनाता हूं, डिमांड है +10, सप्लाई है -40, इनको ऐड करके नेट पोजीशन बताओ। सब -30। तो देखो, है ना ओरल काम, नेट क्वांटिटी जो है वो -30% होगी केस नंबर 2 में। अब केस नंबर 3 में बताओ, डिमांड +10, सप्लाई -10, नेट क्वांटिटी होगी 0% चेंज, मतलब वो चेंज ही नहीं होगी। तो मेरे सामने आंसर बिल्कुल क्लियर है, इक्विलिब्रियम प्राइस हर केस में बढ़ेगा, क्योंकि हर केस में डिमांड अब ऊपर जा रही है और सप्लाई नीचे जा रही है, तो हर केस में एक्सेस डिमांड है। और क्वांटिटी तीनों केस में डिफरेंट है। लास्ट क्लास में किसी ने मुझसे डाउट पूछा था कि अगर दोनों का साइन अपोजिट हो, तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में मुझे वही कराना है, तो वो आज मैंने करवा दिया। अब मैं डबल सेफ हूं, एक तो मेरे रफ एनालिसिस ने मुझे आंसर दे दिया, जो कि अब मैं क्रॉस चेक करूंगा
थ्रू डायग्राम्स। तो फटाफट से आ जाओ, अब हम एक एक करके डायग्राम बनाते हैं। केस नंबर 1 का डायग्राम बनाते हैं। ये पेज सबने लिख लिया, हटा दूं? ये रफ एनालिसिस होता है क्रॉस चेक के लिए। अब हम असली आंसर बनाते हैं। ये नहीं है कि तुम एक ही चीज करो, तुम्हें दोनों करना है। रफ एनालिसिस होता है फास्ट काम करने के लिए। मान लो एमसीक्यू है, फटाफट आंसर लिखना है, तो रफ एनालिसिस से कर दो। और सर 6 नंबर, एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दो। ये रफ एनालिसिस कैसे हुआ है? यस सर। चलो तुम बताओ मुझे, यहीं से बताओ, तुम बताओ। यस। डिमांड क्या, डिमांड का साइन कहाँ जा रहा है? मैंने कहा है साइन चेक करना होता है। प्लस +40। 40 सप्लाई का -10 दोनों को ऐड करो, ऐड करो इन दोनों साइंस को। 30 +40 +30 -10 ऐड +30। सेकंड में ऐड करो, +10 10 -40 -40 -30। -30। तो क्वांटिटी इसमें माइनस होगी 30। तीसरे में बोलो। +10 -10 0। 0% चेंज, मतलब क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इट विल रिमेन सेम। आगे समझ? सेम। यस सर। अब डायग्राम बनाओ सब लोग फटाफट से। केस नंबर 1, और जिसको समझ आ गया वो मेरे से पहले भी डायग्राम बना सकता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरे को टॉपिक आता है। और जिसे नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस अभी, तो वो मेरे साथ साथ बनाए। केस नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। डिमांड इंक्रीज 40, सप्लाई डिक्रीज 10। तो सबसे पहले बनाओ ओरिजिनल पोजीशन, बड़ा डायग्राम, छोटा बिल्कुल नहीं। सर हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तीनों केस में क्रॉस चेक कर लिया, आंसर वही आ रहा है रफ एनालिसिस का और डायग्राम्स का। देखो हाँ, तीनों केसेस में मैच होना चाहिए। रफ एनालिसिस एंड दिस फेयर डायग्राम सेम रिजल्ट दें दोनों। ओरिजिनल पोजीशन डार्क लाइन होती है, ठीक है। डार्क लाइंस जो होती हैं ओल्ड पोजीशन। न्यू पोजीशन में रेड कलर का यूज करूंगा। डिमांड बढ़ गई 40%, तो मैं उसको मानता हूं 4 सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में भी ऐसे ही किया था। अब की बार ध्यान से सब देखना, डिमांड तो इंक्रीज हो रहा है यानी राइट शिफ्ट, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है मतलब लेफ्ट शिफ्ट 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसे लेफ्ट ले जा रहा हूं। देखो सब, टक्कर वर्ड मेन होता है, दोनों बदल गए, नयों की टक्कर E1, टक्कर से प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। ये मेरा डायग्राम 1 है। इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ रही है। और मैं पिछले पेज के रफ एनालिसिस को जरा चेक करके देखता हूं। रफ एनालिसिस ने भी मेरे यही कहा था, प्राइस हमेशा बढ़ेगा और फर्स्ट केस में क्वांटिटी +30%। तो बिल्कुल सही है, क्वांटिटी प्लस ही हो रही है। ये देखो डायग्राम 1 में किसी को पूछना है तो बताओ। अब मैं चल रहा हूं डायग्राम 2 पे। डिमांड इंक्रीज 10%। अब की बार सप्लाई को परसेंटेज ज्यादा दे दी मैंने, 40 दे दी। फटाफट से सब डायग्राम बनाओ, सेकंड केस का भी, और होते जा रहे हैं तो थर्ड भी बना के खत्म करो सब। सर हो गया सेकंड। सर हो गया सेकंड। बढ़िया, देखो कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा। PQ। अब की बार डिमांड को इंक्रीज करना है तो राइट में ले जाओ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं रेड कलर से राइट ले जाता हूं, पर 1 सेंटीमीटर बस। 10% को मैं मानता हूं 1 सेंटीमीटर। सप्लाई को लेफ्ट लेके जाना है पर 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना लेफ्ट ले जाओ। ये ले गया S1 नयों की टक्कर, ये रही। साथ साथ स्टेप्स देखते रहना, नहीं तो उलझ जाओगे डायग्राम्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी डायग्राम से भरी हुई है। दोनों बातें हैं, जो समझ जाए वो तो बहुत खुश होगा, यार क्या है ये तो बड़े सिंपल डायग्राम है। और जो नहीं समझेगा, रटेगा, उसका दिमाग खराब होगा, यार इतने सारे डायग्राम कैसे याद करूं, कौन कहाँ घुस रहा है डायग्राम, इधर टक्कर उधर टक्कर, वो कंफ्यूज रहेगा बंदा हमेशा। ये देखो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी घट रही है,
यही मेरा एनालिसिस कह रहा था। प्राइस तो बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, एक्सेस डिमांड है। क्वांटिटी का एनालिसिस साइन देख के होता है, वो घट रही है क्योंकि ये +10 है, वो -40 है, तो नेट क्वांटिटी हो गई -30%। केस नंबर 2 में कुछ पूछना है तो बताओ। अब मैं चल रहा हूं केस नंबर 3, हमारा थर्ड केस, जिसके देखो आंसर तो हमें पहले ही पता है। डिमांड इंक्रीज 10, सप्लाई डिक्रीज 10। क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों के साइंस का टोटल 0% बनता है, यानी जो क्वांटिटी थी वो ही रहेगी। 0% चेंज, 0% चेंज का मतलब इट विल रिमेन सेम जो पहले था। ओरिजिनल पोजीशन बना ली, डार्क लाइंस, ये देखो रेड कलर से क्रॉस चेक करना सब अपना डायग्राम। डिमांड 1 सेंटीमीटर राइट ले गए, डॉटेड लेके जाना है, पर सप्लाई 1 सेंटीमीटर लेफ्ट लेके जाना है, पर ऐसा लेफ्ट लेके जाना है कि क्वांटिटी सेम रहे। तो देखो ये शॉर्टकट ध्यान रखना, E1 यहीं पे ही होना चाहिए, सप्लाई यहीं से निकालनी है ताकि क्वांटिटी सेम रहे। ये स्टेप सब लोग ध्यान से सुन लो। मुझे पता है नेट क्वांटिटी जो चेंज होगी वो होगी +10% -10%, 0% चेंज। इसीलिए मैंने पहले ही E' बना लिया। अब यहां से S' बनाऊंगा, ये देखो। बोलो कुछ पूछना है किसी को यहाँ पे? अब नई टक्कर से क्वांटिटी तो पहले ही मुझे पता थी सेम रहनी है, प्राइस भी मुझे पता था बढ़ना था एक्सेस डिमांड से। काम खत्म। 6 नंबर का क्वेश्चन। सर हाँ बताओ। सर ये जो रफ एनालिसिस है इसमें सिर्फ हमें क्वांटिटी का पता चलेगा ना, प्राइस का तो नहीं चलेगा, रेट का? क्यों नहीं पता चलेगा? देखो मैंने अभी तुम्हें लिख के दिखाया, रफ एनालिसिस में अगर एक्सेस डिमांड निकल के आ रही है तो प्राइस बढ़ेंगे, Yes, sir. और अगर एक्सेस सप्लाई निकल रही है तुम्हारे एनालिसिस से तो प्राइस गिरेगी। अब मैं डायग्राम दोबारा बना के दिखाता हूं। ये डिमांड है, रेड कलर, सब लोग देखना, ये सप्लाई है। ओरिजिनल पोजीशन में दोनों मैच होते हैं, डिमांड सप्लाई। इस क्वेश्चन में हर केस में कहा गया है डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज। परसेंटेज कोई कितनी भी ले लो, देखो परसेंटेज तुम जो भी ले लो, डिमांड को तो बढ़ाना है, सप्लाई को घटाना है। लो सप्लाई घटा दी और डिमांड को क्या करना है बोलो? बढ़ाना है। बढ़ाना है। एक नया बॉक्स और जोड़ दो। तो हर केस में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? डिमांड की हाइट ज्यादा या सप्लाई की हाइट ज्यादा? बोलो। डिमांड। डिमांड की। एक्सेस डिमांड इन ऑल केसेस। सर प्राइस का रेट कह रही थी मैं, जैसे उसका नेट क्वांटिटी का पता चल गया, वो प्राइस का उसका तो नहीं पता चलेगा ना, कितने परसेंटेज पे इंक्रीज हो हाँ, रहा है, ऐसा कुछ? वो नहीं पता चलता। सर सिर्फ वही ये, पूछ रही थी। हाँ ये पता चलता है बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी को या हटा दूं? अब हटा दें क्वेश्चन? यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे कर लेना। मुझे रफ एनालिसिस से मतलब है क्योंकि 1 मार्कर में ना पूरा करने का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। इतने सारे 1 मार्कर की उम्मीद है हमें कि अभी भी तुम्हारे 1 मार्कर आ रहे होंगे, तो उसके अंदर लगभग 1 मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो ऐसे में रफ एनालिसिस से जो कर पाए वो उसका काम फटाफट हो जाएगा। देखो उल्टा कर दिया मैंने क्वेश्चन, डिमांड डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज साइमल्टेनियसली। डायग्राम नहीं चाहिए मुझे सिर्फ एनालिसिस चाहिए प्राइस एंड क्वांटिटी का, क्योंकि एमसीक्यू के लिए वही बहुत होता है, रफ एनालिसिस। बोलो क्या लग रहा है तुम्हें? पहले प्राइस पे कमेंट करो।
डिमांड हर बार गिरनी है, सप्लाई हर बार बढ़नी है। डिक्रीज। सर प्राइस कम होगी। ऑलवेज डिक्रीज। क्योंकि कौन सी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे यहाँ पे? एक्सेस सप्लाई। सर एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, ठीक है। प्राइस का तो तुमने कमेंट दे दिया मुझे, अब कमेंट देना है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर। सर क्वांटिटी बढ़ेगी। नहीं, अभी इतनी जल्दी जवाब नहीं देना। 3 केस होते हैं। पहले केस में डिमांड को ज्यादा परसेंटेज दो, सप्लाई को कम दो। दूसरे केस में क्या करो? डिमांड को कम परसेंटेज दो, सप्लाई को ज्यादा दो। थर्ड में दोनों को बराबर परसेंटेज दो। ये हिंदी ना जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, कल को फिर भूल जाओगे, किताब खोलोगे सर घूमेगा, क्योंकि किताबों में थोड़ी ना ये शॉर्टकट लिखे होते हैं, वहां तो ऑफिशियल लैंग्वेज लिख देते हैं, हियर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज, समझ नहीं आएगी वो कुछ। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख भी लो। वैसे तो वीडियो बैकअप रहेगा ही, बट फिर भी मैं कहता हूँ लिख लो। क्या हिंदी बोल रहा हूँ मैं? एक बार डिमांड को ज्यादा परसेंटेज दो, एक बार सप्लाई को ज्यादा परसेंटेज, और तीसरी बार दोनों को बराबर बराबर परसेंट। अब मुझे बताना है तुम्हें, तुम में से कोई भी मुझे बताओ नेट क्वांटिटी क्या निकल रही है पहले केस में? नेट -30. -30, बिल्कुल ठीक आंसर आया, -30। अब सेकंड में बताओ क्या निकल रही है? 30 +30. +30। थर्ड में बताओ? 0% change. 0% चेंज। लो, मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन 3 मिनट भी नहीं लगे हमें करने में, 3 भी नहीं लगे, सारा आंसर मेरे सामने है। तो ऐसे में एमसीक्यू में तो मुझे टाइम ही नहीं लगना। बोलो, समझ आ गया सबको? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब हटा दूं स्क्रीन? सबने लिख लिया? यस सर। चलो, एक आध वैसे हाई लेवल इतना मुझे लगता नहीं है किसी के स्कूल में पूछा जाए, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ साल पहले तक ना 12th में होती थी, तो वहां हाई लेवल बड़े बनते थे। 11th में मुझे लगता नहीं है, पर एक आध केस में फिर भी बता देता हूँ किसी के स्कूल में अगर कुछ करवाते हो हाई लेवल का, तो एक आध, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 11th में इतना होता नहीं। सेफ्टी के लिए मैं एक केस तुमसे पूछ रहा हूँ, पर मैंने तो तुम्हें तैयारी करवाई है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी आ जाए तुम संभाल लोगे, क्योंकि हम रफ एनालिसिस दिमाग में ही सारा कर लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा, ऐसा कोई केस का नाम बताओ वेयर डिमांड इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज। ऐसा कब पॉसिबल है? आंसर। अब हम कहें सारे पिछले डायग्राम खोल के चेक करता हूं कब हुआ था ऐसा, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो क्या लग रहा है? सर जिसके अंदर डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी। हाँ, बस देखो हो गया आंसर। हिंट कैसे मिली? हिंट ऐसे मिली कि प्राइस को बढ़ाना है, और प्राइस बढ़ने के लिए एक्सेस डिमांड होनी चाहिए या एक्सेस सप्लाई? बताओ। डिमांड। हाँ लिखो, एक्सेस डिमांड होनी चाहिए, तभी प्राइस इंक्रीज होगा। ये मेरे दिमाग में, इसे बोलते हैं रफ एनालिसिस। जिसका रफ एनालिसिस तेज है वो फटाफट कर लेगा ऐसे। तभी प्राइस इंक्रीज होगा। अब ये बताओ, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, तो एक्सेस डिमांड कब पॉसिबल है? जब डिमांड 40% इंक्रीज हो और सप्लाई 10%। हाँ, ये साइन बड़ा कर दो, लो 40%, इसे कर दो 10%, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब ये नहीं सारे डायग्राम बना के मैं टाइम पास कर रहा हूँ पेपर में बैठ के, 1 नंबर का एमसीक्यू है, मैं सारे डायग्राम पे डायग्राम बनाए जा रहा हूँ, कब होगा ऐसा, वो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे 11th में मुझे लगता नहीं है पूछें। जिसके स्कूल में इस टाइप का हो वो थोड़ा इस टाइप को ज्यादा सीरियसली ले सकता है, वरना छोड़ सकते हो। जितने पहले कराए हैं 11th में बस वहीं तक ही पूछते हैं।
हटा दूं क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, अब थोड़ा सा 11th के लेवल का क्वेश्चन पूछता हूँ। ये सब 11th में आए हुए हैं। अब जो मैं लिख रहा हूँ 1 मार्क्स में, अंडर विच सिचुएशन दोनों बदले साइमल्टेनियसली, डीडी एंड एसएस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, बट इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम। ऐसी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई। हाँ, तो देखो फिर से यहाँ ये वाला एनालिसिस तो देखो 11th में भी आया हुआ है, मैंने कई स्कूलों के पेपरों में पहले देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बदले पर प्राइस नहीं बदला, तो मतलब ना एक्सेस डिमांड होनी चाहिए तभी तो प्राइस नहीं बदलेगा, ना एक्सेस डिमांड हो एंड ना एक्सेस सप्लाई हो। हिंट मिल गई मुझे, ये मेरा रफ एनालिसिस से मैंने समझ लिया भाई प्राइस तो तभी सेम रहेगा। अब मैं अपना आंसर लिख सकता हूं, डिमांड इंक्रीज 10% इज इक्वल टू सप्लाई इंक्रीज 10%। और क्या केस बना सकता हूं, दोनों बदलने हैं, डिमांड डिक्रीज 10% विच इज इक्वल टू सप्लाई डिक्रीज 10%। अरे जरूरी नहीं है 10% लो, 10% तो हम लिख लेते हैं असल में पेपर में। फॉर एग्जाम्पल तुम 20-20 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एग्जाम्पल है। बोलो, कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। नो सर। चलो फिर थोड़े से और आगे के केस हम पढ़ते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, पर इतना ज्यादा कुछ अब नहीं बढ़ना। मेन लेवल जो था वो आज हमारा खत्म हो चुका है, अब थोड़े हल्के क्वेश्चन बचे हैं जो, पर सिलेबस है, करने तो हैं ही सारे। ये पेज मैं हटा रहा हूं, अब वाले क्वेश्चन ज्यादा टेंशन वाले नहीं है। चलो क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विलिब्रियम डायग्राम व्हेन। अब देखो कुछ केसेस हैं, कुछ अलग टाइप के डिजाइन के डायग्राम बनेंगे। अब डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक बट सप्लाई इंक्रीज। सेकंड, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इंक्रीज। थर्ड, perfectly inelastic, supply decrease। ठीक है, होने को अभी 4 केस और बना दूं, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, फिर सप्लाई इसमें डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो बहुत हो सकते हैं, पर 4 अगर बेसिक कर लो तो सारे केस हो जाएंगे कवर। ये बातें अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी, पर कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है, एक शॉर्टकट इसका लिखवाऊंगा, सारे केस खत्म। क्वेश्चन लिख लिया सबने यहां तक? Yes, sir. चलो हम फिर आंसर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। आंसर से पहले सबसे मेन बात है एक शॉर्टकट लिखना, जो कि मैं पुराने डिमांड और सप्लाई चैप्टर्स में भी लिखवा चुका हूं, पर दोबारा बता रहा हूं। अगर डिमांड और सप्लाई कर्व कोई भी, ये बात मेन है, कोई भी परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है क्वांटिटी को जितना मर्जी आगे तक खींच लो,
तो वो कर्व ऐसा बनता है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड भी ऐसा ही होता है और सप्लाई भी ऐसा होता है। कोई भी आ जाए तो वो इस तरह का बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। शॉर्टकट 1। शॉर्टकट 2, कोई भी अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो वो कर्व जो है, ये देखो, वो बनेगा इस टाइप का, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि क्वांटिटी क्यू पर अटक जाएगी। देखो, क्वांटिटी ना कभी आगे जा रही है ना कभी पीछे जा रही है, अटक चुकी है, पैरेलल हो चुकी है वाई एक्सिस के। तो यही शॉर्टकट तुम्हें ध्यान रखना है। यहां पर केस नंबर 1 में क्वांटिटी इनफाइनाइट इंक्रीज हो रही है। देखो, कोई एंड नहीं है, पैरेलल लाइन का कोई एंड नहीं है, क्वांटिटी इनफाइनाइट इंक्रीज। और केस नंबर 2 में क्वांटिटी क्यू पर फिक्स हो गई, ना बढ़े ना घटे। इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बात हमने डिमांड में और सप्लाई में पढ़ चुके हैं। बस ये 2 शॉर्टकट ध्यान में रखने हैं और फटाफट से अब मैं ग्राफ बनाना शुरू कर रहा हूं। बोलो, हो गया? यहां तक सबने लिख लिया? यस सर। चलो, पेज फिर मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे मैं आंसर अपना स्टार्ट करता हूं। पहले जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। केस नंबर 1 कर रहे हैं हम। डिमांड के आगे लिखा है परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई के साथ इंक्रीज। तो डिमांड को पहले बनाता हूं, परफेक्टली इलास्टिक। बताओ कैसा बनेगा परफेक्टली इलास्टिक, पैरेलल किसके? एक्स एक्सिस। तो डिमांड कर्व को ऐसा बनाओ और इसके साथ नाम लिख दो डी डी। ठीक है, इसका नाम है डिमांड कर्व। अलग टाइप का डिमांड कर्व है। नॉर्मल डिमांड कर्व डाउन होते हैं, पर ये कुछ अलग टाइप का है। अच्छा, सप्लाई के साथ कुछ अलग बात नहीं लिखी, तो नॉर्मल सप्लाई जो होता है वो अप जाता है। तो सब ध्यान से देखना जरा, नॉर्मल सप्लाई अप जा रहा है। ये देखो, इसके आगे लिख देते हैं एस एस, सप्लाई। टक्कर हो रही है यहाँ पे, टक्कर को नाम दिया जाता है ई। सब लोग पहले जरा यहां तक बनाओ, केस नंबर 1। टक्कर से निकालो प्राइस, प्राइस को नाम देते हैं पी, क्वांटिटी को देते हैं हम क्यू। ये है डार्क लाइंस, मतलब ओल्ड पोजीशन। अब मैं डॉटेड बनाऊंगा रेड कलर से, जो कि न्यू पोजीशन होगी। तो क्वेश्चन में पढ़ो, किसको बदलना है बताओ केस नंबर 1 में? सप्लाई इंक्रीज। तो राइट शिफ्ट कर दो, रेड कलर से कर रहा हूं मैं, सप्लाई को रेड शिफ्ट डॉटेड से करना। साथ साथ करो सब मेरे। डिमांड को नहीं छेड़ना, डिमांड वही रहेगा। तो न्यू टक्कर ये रही, ये देखो न्यू टक्कर E1। न्यू टक्कर से न्यू प्राइस तो सेम ही रहा P, क्वांटिटी जरूर बदल गई Q1। तो आंसर दो, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। अब आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखा है देखो,
सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इंक्रीज। कोशिश करो जरा सब अपने आप बनाने की। पहले सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक और डिमांड इंक्रीज। तो पहले तुम्हें बनानी है ओरिजिनल पोजीशन डार्क कलर से, और सप्लाई को अब की बार यूनिक स्टाइल का बनाना है, परफेक्टली इलास्टिक। तो इस लाइन का नाम अब की बार हम रखेंगे सप्लाई, और अब की बार डिमांड को नॉर्मल बनाना है। फिर सुन लो, डिमांड नॉर्मल है, सप्लाई का डिजाइन अलग है। हाँ बहुत अच्छा है, आगे भी बनाते रहो सब, और क्रॉस चेक जरूर करना बाद में, कॉन्फिडेंस थोड़ा बनता है इससे। ये देखो टक्कर, टक्कर हो रही है यहाँ पर ई, टक्कर से निकालो प्राइस पी, क्वांटिटी निकालो क्यू, ओरिजिनल डायग्राम तैयार है। और जो मेरे साथ साथ डायग्राम नहीं बनाए तुमने, तो देख लो तुम्हारे सामने ये उल्टे सीधे डायग्राम देख के कई लोग चैप्टर ही छोड़ देते हैं। अरे इतने सारे डायग्राम, टक्कर पे टक्कर, कभी यहाँ टक्कर कोई वहाँ टक्कर। वो बंदा, क्योंकि हमें तो पता है ना, बताते हैं हमें हर साल बच्चे, ये नहीं हो रहा, डायग्राम कैसे हो गया, इधर कहाँ टक्कर हो गई, वो फिर कंफ्यूज रहते हैं पूरे साल। ओरिजिनल टक्कर हो गई। अब डिमांड को बढ़ाना है, डॉटेड लाइन से डिमांड को राइट में ले जाओ पैरेलल, D1 D1। न्यू टक्कर, सप्लाई को मत छेड़ो, E1। प्राइस फिर सेम है, क्वांटिटी बढ़ गई, कमेंट दो। प्राइस नहीं बढ़ा पर क्वांटिटी बढ़ गई। अब बनाओ केस नंबर 3। केस नंबर 3 पढ़ता हूं। अब की बार लिखा है हाँ अच्छी बात है, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। बाकी भी ट्राई करो भाई पहले अपने आप। डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सप्लाई डिक्रीज। डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, केस नंबर 3। सबसे पहले ओरिजिनल पोजीशन बनाओ, पर डिमांड का डिजाइन कुछ यूनिक है अब की बार। बताओ कैसा बनेगा डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक, अभी बताया, पैरेलल टू Y वाई axis. Y axis. बनाओ। इसका नाम है डिमांड। नाम जरूर दे देना, नहीं तो बंदा ना गलत डायग्राम बना लेता है, कौन सप्लाई कौन डिमांड। नॉर्मल सप्लाई अप डायरेक्शन का होता है, अपवर्ड बनाओ नॉर्मल सप्लाई, ये रहा अप, SS। सब साथ साथ बनाना मेरे, जिनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पूरा। सर हो गया। हाँ सारे केस हो गए, बहुत अच्छी बात है। बाकी भी सब कोशिश करो, कोई गलती लगे, कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना। ये देखो टक्कर हो रही है E, टक्कर से निकलता है P एंड Q। अब मैं आगे पढ़ता हूं, सप्लाई डिक्रीज। तो रेड कलर से डिक्रीज का मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट, इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूं डॉटेड, सप्लाई को S1। डिमांड को तो मेरे को चेंज नहीं करना, डिमांड ये यहाँ टक्कर हो रही है देखो रेड हो कलर। गए सारे। हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो तो चैप्टर असल में देखा जाए तो फ्री के नंबर दिलवाता है हमें, कोई रटना, मेहनत, याद करना कोई चक्कर नहीं। दिमाग से डायग्राम, डायग्राम से लैंग्वेज, खत्म चैप्टर। इक्विलिब्रियम प्राइस बड़ा है बट क्वांटिटी सेम है। पानी कहाँ है? अगला लास्ट केस 4th, देखो सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड इंक्रीज। 4th,
डिमांड डिक्रीज। तो पहले बना लेता हूं ओरिजिनल पोजीशन, डार्क कलर की लाइन से बना लेते हैं। सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक, तो सप्लाई को अब की बार इस टाइप का यूनिक डिजाइन दे दो। ये नॉर्मल डिजाइन नहीं है, कभी यूनिक केसेस होते हैं ये, कोई बात नहीं। डिमांड को नॉर्मल डिजाइन होता है डिमांड का डाउन, तो डाउन बनाता हूं टीडी। टक्कर स्टेप कोई गड़बड़ हुआ उधर डायग्राम गड़बड़ हुआ, स्टेप सारे ध्यान से देखने हैं। पी क्यू, सबसे पहले ओल्ड पोजीशन बनानी चाहिए। अब न्यू पोजीशन डॉटेड से बनाते हैं। डिमांड डिक्रीज, डाउन लेफ्ट शिफ्ट, ये देखो। सप्लाई को मत छेड़ो, सप्लाई वही रहने दो पुरानी वाली, तो फिर यहां टक्कर हो रही है देखो। इसे नाम दे देते हैं E1। प्राइस निकाल लेते हैं। P1 क्वांटिटी सेम है, बोलो भाई किसी को कुछ पूछना है इन 4 केसेस में तो बताओ। बस यूनिक डिजाइन किसका है वो पढ़ लेना पहले, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। बाकी तो सेम स्टेप्स हैं, टक्कर को देखना है। बोलो किसी को कुछ पूछना है तो। सर एक बार थर्ड वाला बता दो, थर्ड केस जो है। हाँ जरा सामने मेरे साथ डिस्कस करो तुम सक्षम, बताओ क्या लिखा है डिमांड के साथ, क्या लिखा है वर्ड। सर परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब होता है क्वांटिटी एक जगह पे अड़ जाए, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो डिमांड को मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, डिमांड को ऐसा बनाना है तुम्हें। बन गया डिमांड, बोलो यहाँ तक। यस सर। नॉर्मल सप्लाई कौन सी डायरेक्शन में जाता है, ऊपर अप या डाउन। अप। अप। नॉर्मल सप्लाई बनाओ, साथ साथ ये टक्कर मार दी इनकी आपस में, टक्कर से प्राइस और क्वांटिटी निकाल लो। निकाल लिया यहाँ तक। यस सर। अब डॉटेड लाइन से सप्लाई को डिक्रीज करना है, मतलब सप्लाई को लेफ्ट शिफ्ट कर दो। डॉटेड लाइन से करो जरा साथ साथ मेरे, कर दिया लेफ्ट। यस सर कर दिया। टक्कर देखो न्यू कहाँ हो रही है, डिमांड पुराना ही है, सप्लाई बदल गया, ये रही E1। पुराना वाला था E, इसको नाम दे दो E1। न्यू टक्कर से न्यू प्राइस क्वांटिटी निकालो। न्यू प्राइस बढ़ गया। यस सर बढ़ गया। न्यू क्वांटिटी तो वहीं की वहीं खड़ी है। ओके सर। और बताओ भाई किसी को कुछ पूछना है, 4 केस तुम्हारे सामने है। चलो थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ता हूं आगे, तो मैं इसी में थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूं। इस केस का जरा नाम बताओ क्या था, डिमांड कैसी है ये बताना। डिमांड इज परफेक्टली, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलास्टिक, और सप्लाई क्या हो रही थी, इंक्रीज। अब ध्यान से जरा डायग्राम को देखो, बनाओ मत, सिर्फ देखो। अगर वर्ड है मतलब तुम्हें बनाना नहीं है। अगर सप्लाई डिक्रीज होती, अगर, तो क्या प्राइस चेंज होता तब भी। देखो नो सर। प्राइस तो तब भी ना चेंज होता। इसका मतलब अगर कोई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कि वो इस टाइप के डिजाइन का है, तो दूसरे कर्व को बढ़ा लो या घटा लो, कौन चेंज नहीं होगा, प्राइस नहीं होगा। चाहो तो तुम अगले केस में भी चेक कर सकते हो। ये देखो सेकंड में लिखा है सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, ये देखो सेकंड केस कहाँ गया, ये देखो ये रहा। तुमने डिमांड को बढ़ा लिया, देखो सब बोर्ड पे डिमांड को बढ़ा लिया तो भी प्राइस वही है। अब तुम करना मत, सिर्फ ओरल देखना, डिमांड को घटा लो
यहाँ इक्विलिब्रियम निकाल लो E2, बताओ प्राइस चेंज? नो सर। अभी भी नहीं होगा। इससे एक बात समझ ली, पिछले और इस डायग्राम से एक बात समझ आ गई, कोई भी कर्व अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, तो ऐसे केसेस में कभी भी प्राइस चेंज नहीं होते। क्योंकि जब एक डायग्राम, दोबारा देखो, ऐसा बन गया, दूसरा डायग्राम ऐसा बना लो या ऐसा बना लो या ऐसा बना लो या कैसा बना लो, टक्कर में प्राइस चेंज हो रहा है कहीं भी? देखो देखो, नो सर। कैसा मर्जी बना लो, ऐसा वैसा कैसा जैसा मर्जी बना लो, तुम जितनी टकरे लगा लो, प्राइस सेम रहेगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने सीखी है। तो लिखो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अगर डिमांड या सप्लाई कर्व कोई भी परफेक्टली इलास्टिक है and we increase or decrease other curve, then बताओ कौन चेंज नहीं हो सकता? प्राइस। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल नेवर चेंज। और रफ के लिए अपने लिए एक डायग्राम बना लो कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, दूसरा डायग्राम डिमांड हो, सप्लाई हो, कोई हो, इधर हो उधर हो, ऐसे 4-5 डायग्राम बना लो। हर बार टक्कर से प्राइस सेम ही आ रहा है, चाहे वो डिमांड है, सप्लाई है, कोई भी है। ऐसे 2-4 टकरे मार के दिखा दो, प्राइस विल नॉट चेंज इफ वन कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। हाई ऑर्डर बात है। कई स्कूलों में मुझे पता है वो लोग करवा ही नहीं रहे ज्यादा डिटेल की बातें, तो वो बच्चे चाहे छोड़ दो, पर मैं कहता हूं सबको जो कर सकता है तो कर लो, क्योंकि ये तो कोरोना की वजह से थोड़े स्कूल वाले ना ज्यादा करवा नहीं रहे, पर सिलेबस में तो सब है ही, उसमें से कुछ हटा नहीं है। और सारी चीजें फर्स्ट ईयर में फिर आनी है, तो तुम फिर तब फंसोगे, क्योंकि वो ये मान के चलेंगे तुमने 11th में करा होगा, 11th में तुमने करा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम आगे आएगी। तो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं इकोनॉमिक्स के एरिया में, जिसने रहना है आगे, बीकॉम या बीबीए या इको ऑनर्स कुछ भी, तो ये चीजें तो आनी चाहिए सबको, बेसिक बातें हैं। पेज चेंज कर दूं? यस सर। चलो अब हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं अगली। केस नंबर 3 और 4 पे मेरा फोकस रहेगा। केस नंबर 3 और 4, ये देखो, फिर से मैं कह रहा हूं, तुमने बनाना नहीं है, तुमने ऑब्जर्व करना है बस। डिमांड क्या है देखो, अब की बार परफेक्टली इन इलास्टिक, एक कर्व हमारा ऐसा हो गया। अब तुम मान लो, करना मत, सिर्फ समझना, सप्लाई को राइट शिफ्ट करके भी देख लो, यहां टक्कर लगेगी, क्या क्वांटिटी में चेंज आएगा कोई? नो सर। इसका मतलब कोई भी कर्व अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए, फोर्थ भी देख लो चाहो तुम डायग्राम, देखो केस नंबर 4, ये देखो, सप्लाई ऐसा है, डिमांड को तुम नीचे लेके आए हो, तुम ऊपर ले जाके भी देख लो, ये देखो D2 बनाओ मत, सिर्फ समझो। ये देखो क्वांटिटी अभी भी सेम रहेगी, प्राइस जरूर बदलेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। तो इससे मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन सीखने को मिली कि कोई भी एक कर्व, मैं यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, कंक्लूजन 2 सेकंड, परफेक्टली इन इलास्टिक है
and second curve change या other curve change, increase or decrease, कुछ भी, new equilibrium quantity will not change. और रफ में एक डायग्राम बना के देख लो, ये वाला कर्व है परफेक्टली इन इलास्टिक। अब मैं दो चार अलग अलग डिमांड सप्लाई कुछ भी बना के देख लूं, ये देखो, कुछ भी बना लो, डिमांड सप्लाई कैसे भी बना लो, टक्कर लगा लो कहीं भी, ये देखो, चार पांच टक्करें भी लगा के दिखा दो, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। हाईलाइट कर लो इस बात को। कोई भी एक कर्व अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो दूसरे को जो मर्जी करते रहो, क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। बोलो, हो गया यहां तक? यस Yes, sir. चलो, अब मैं एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। नेम टू केसेस वेयर डिमांड चेंज, बस डिमांड चेंज लिखा है, बट इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम। when supply is inelastic, perfectly inelastic. हाँ, तो देखो प्राइस सेम रहना चाहिए और डिमांड को चेंज करना है। तो ऐसा करता हूं, अभी मैंने पिछले पेज पे लिखा है कि अगर हम किसी कर्व को परफेक्टली इलास्टिक कर दें, जो कि यहाँ पे मैं मान लेता हूं सप्लाई, और डिमांड को चेंज करता हूं, तो ओरिजिनल डिमांड है ये डी। अब मैं इस डिमांड कर्व को अगर राइट में ले जाऊं, D1 या लेफ्ट में ले जाऊं, देखो D2 दोनों केसेस में प्राइस क्या रहेगा, देखो ये देखो, टक्कर लगने के बाद प्राइस चेंज नहीं हो रहा। तो केस के नाम क्या बन गए? सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इंक्रीज, एंड सेकंड सप्लाई perfectly elastic and demand decrease. हाई ऑर्डर क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, जिनके स्कूलों में करवाया हो वो लोग कर लो, बाकियों के लिए मर्जी है, कर सको तो कर लो, आगे पढ़ाई में तो काम आएगा ही आएगा, और लग रहा है यार छोड़ क्या एक्स्ट्रा पढ़ना, तो छोड़ दो। मैं इसीलिए हाई ऑर्डर पे अलग से मार्क लगवा देता हूँ, जिसको जो करना चाहे वो करे, बाकी छोड़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बोलो, आ गए समझ में इस टाइप के हाई ऑर्डर केसेस? Yes, sir. चलो, अब हम और आगे बढ़ते हैं। बस चैप्टर का जो लास्ट का हिस्सा है वो बचा है, बाकी सारे तो हमने कर लिए। उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। हटा दूं ये पेज सबका? लिख लिया होगा सबने? चलो लिखो न्यूमेरिकल्स। मेरे हिसाब से 2 मिनट में सब लोग कर पाओगे। क्वांटिटी डिमांडेड क्वेश्चन में गिवन है हमें 500 माइनस 2p, और क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन है, मान लो 100 प्लस 3p। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब बताओ हमने अभी तक क्या सीखा है?
कि जहां इक्विलिब्रियम होता है वहां क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड क्या होती है, आपस में टक्कर होती है डिमांड इक्वल। सप्लाई की। टक्कर का मतलब दोनों क्वांटिटी आपस में सेम होती हैं। जरा फटाफट सॉल्व करो इस इक्वेशन को, ये तो छोटी क्लास में ऐसी मैथ्स में होती हैं इक्वेशंस। क्या आंसर आ रहा है? पी सर निकालो। प्राइस 80 आ रहा है। हाँ, तो 400 इज इक्वल टू 5p, तो p आ गया 80। बोलो, किसी को कुछ और पूछना है? क्वांटिटी 340 आ। p आ गया 80। अब हम इसको क्वांटिटी डिमांडेड में भी लगा के देख लो या क्वांटिटी सप्लाइड में, कहीं भी लगा के हम चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला इक्वेशन है 500 माइनस 2p, और ये जो आया है p वो आया है 80। तो सॉल्व करके देखते हैं। 340। क्वांटिटी सप्लाइड निकाल के देखो, 100 प्लस 3p, 240 प्लस 100 340। अगर दोनों क्वांटिटियां मैच हो रही हैं तो इसका मतलब इस क्वांटिटी का नाम है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर ये मैच ना हो तो फिर उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लेना। ये निकाला तुमने इक्विलिब्रियम प्राइस, और अगर कैलकुलेशन सही करी है तो फिर सब मैच होगा। अगर नहीं मैच हो रहा तो मतलब कहीं ना कहीं तुमसे गड़बड़ हुई है। बताओ भाई, कुछ पूछना है किसी को इस न्यूमेरिकल में? नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग दे दो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो, अभी तक हमने जितने भी डायग्राम बनाए हैं, क्या मैंने कहीं पे ये बोला है कि गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करा है, या मैंने बोला है डिमांड सप्लाई की टक्कर से रेट निकलते हैं? बताओ क्या बोला है अब तक जितना भी हमने किया है? डिमांड सप्लाई की टक्कर से। हाँ, तो जो अब तक करा था उसे बोलते हैं थोड़ा, ये तो बड़ा मैंने हल्का वर्ड बोल दिया ना, डिमांड सप्लाई टक्कर, ये तो थोड़ा लोकल वर्ड है। इकोनॉमिक्स में इसे बोला जाता है प्राइस मैकेनिज्म, या मैं इसको लिख देता हूँ, पहले सिंपल वर्ड्स लिखता हूँ मैं। अब तक इक्विलिब्रियम प्राइस निकला था, यही वर्ड्स लिखने हैं सबने। डी डी मतलब फुल फॉर्म डिमांड एंड सप्लाई की टक्कर से। दिस इज कॉल्ड, अब ऑफिशियल नाम पे आ रहा हूं मैं, प्राइस मैकेनिज्म इज इक्वल टू इनविजिबल हैंड्स डिसाइड द प्राइस, इज इक्वल टू, बहुत सारे नाम है अलग अलग, मार्केट अगले पेज पे ले लेता हूं, ये जगह खत्म है। यहां तक सबने लिख लिया? तो अगले पेज पे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द प्राइस। ये हमने अब तक किया, कहीं भी गवर्नमेंट का हमने अभी तक नाम नहीं लिखा था।
ये न्यू टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और ये अब तक हमारी है ओल्ड पोजीशन जो हमने अभी तक करा है। अभी तो चलो टाइम हो रहा है, और भी लोगों का सबका आगे क्लासेस का टाइम होगा, तो अभी तो मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ा रहा। यहीं तक आज की क्लास को हम रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो, बाकी अपना एग्जिट कर सकते हो। जिन